बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कैसे ताल्लुकात है, अब इन ताल्लुकात के अंदर तलखी क्यों हो गई है और ये अफगान तालिबान क्यों बार बार चमन बॉर्डर के ऊपर धमाके शमाके कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिविलियन का भी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान आर्म फोर्सेज भी बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। तो ये क्या चीजें चल रही है अफगान बॉर्डर के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिटेल से एनालाइज करेंगे कि वहां पर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और ये जो मीडिया के ऊपर एक तरफा नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ ही सिर्फ फायरिंग हुई है, उस तरफ कुछ भी नहीं हुआ और वहां के लोग बिल्कुल ठीक हैं, ये इतना आसान बात भी नहीं है, वहां पर भी बहुत कुछ हुआ है। अब ये सारी की सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो अफगान तालिबान है ना, इनकी कंपोजिशन समझ लीजिए कि ये अफगान तालिबान किस तरह से बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस सारे के सारे तालिबान एक ही हैं, बस मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के अंडर में सारे के सारे अंडर एक ही कमांड है और वो जो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा कहता है वो सब कुछ वही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। अफगान तालिबान के अंदर 3-4 फैक्शंस है। मतलब एक नॉर्थ का हिस्सा है जो मोस्टली उज़्बेक के ऊपर डिपेंड करता है, उज़्बेक पॉपुलेशन है उसकी। एक आपका ये जो कंधार वाला हिस्सा है जहां पर आपके मुल्ला उमर वगैरह पैदा हुए थे, तो ये आपका कंधार वाला हिस्सा हो गया। उसके बाद आता है जो पाकिस्तान के करीब वाला हिस्सा, पक्तिका वाला हिस्सा, जलालाबाद वाला हिस्सा। ये वो हिस्सा है जहां पर आपकी हक्कानी नेटवर्क वगैरह बहुत ज्यादा ताकतवर है। इनको कहते हैं पाकिस्तान की तरफ वाले तालिबान या हक्कानी नेटवर्क वगैरह। सो ये 3-4 चीजों से आपकी कंपोजिशन बनी हुई है। उसके अलावा आपके हेरात के यहाँ पर आते हैं, वो अलग तरह से चलते, वो स्मगलिंग, ड्रग्स वगैरह इस तरह के कारोबार से बहुत ज्यादा पैसा वगैरह कमाते और उनका ईरान से बहुत ज्यादा लेना देना होता है। सो अफगानिस्तान की जितनी भी ज्योग्राफिकल टेरेन्स है ना, वहां पर अलग अलग सेक्शन है। यहाँ आप समझ लीजिए अलग थिएटर कमांड है, अलग कमांडर्स हैं। अब इन्होंने एक सेंटर के ऊपर, काबुल के ऊपर मुत्तफिका तौर के ऊपर एग्री किया है कि हम यहाँ पर बैठकर काबुल के अंदर एक सेंटर गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन एक्चुअली में इनके पास फाइटर्स भी अलग अलग किस्म के हैं, वेपन्स भी अलग अलग किस्म के हैं और इनके जो रीजनल कमांडर हैं वो भी अलग अलग है। मतलब पक्तिका वाला ऐसा आपका हक्कानी नेटवर्क चला रहा है, नॉर्थ वाला ऐसा आपका दूसरा कमांडर है, उज़्बेक कमांडर है, वो चला रहा है, हेरात वाले आपके दूसरे कमांडर्स हैं वो चला रहे हैं, और यहाँ पर कंधार वाले मुल्ला उमर वाले जो कि डोमिनेंट ग्रुप है जो इनके ऊपर बैठा हुआ है, उनकी सरबराही वगैरह करा। इसी तरह से ये मामला वगैरह चला रहे। आपको पता होगा कि जब इन्होंने काबुल लिया था ना, तो काबुल के ऊपर इनके मसले हो गए थे कि काबुल के ऊपर हुकूमत किसकी होगी। कंधार वाला ग्रुप कह रहा था कि मुझे चाहिए हुकूमत, तो कंधार वाले ग्रुप को थोड़ा सा रोका गया था कि आप इस वक्त हुकूमत ना दे काबुल की, काबुल के ऊपर हम जो लगा देते हैं वो सिराजुद्दीन हक्कानी को लगा देते हैं। और फिर सिराजुद्दीन हक्कानी ने काबुल की सारी की सारा सेटअप वगैरह संभाल लिया था। सो काबुल के ऊपर इनकी ये थोड़ा सा टसल हो गया था आपस में कि काबुल के ऊपर हुकूमत किसकी होगी। फिर बाद में सारी की सारी चीजें इन्होंने मैनेज कर ली। समहाउ इन लोगों ने आपस में ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं। ये एक तरह का वोल्केनो है जो कभी भी फट सकता है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये तय किया हुआ है कि आपस में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं की जाएगी और ये तमाम तर मामला को कंसल्टेशन के थ्रू आपस से बातचीत करके लेकर चलाया जाएगा और ये सारी की सारी चीजें वैसे ही चलेंगी। इस तरह से तमाम तर मामला आपके चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब ये वो मामला है जो आपके अफगानिस्तान के हैं और इसके अंदर आपकी अलकायदा भी दोबारा से एक्टिव हो चुकी है अफगानिस्तान के अंदर। फ्रेंकली स्पीकिंग अलकायदा कभी यहाँ से गई नहीं थी। अलकायदा यहाँ पर मौजूद थी, इर्द गिर्द पहाड़ों में छुपी हुई बैठी थी और जब इन्होंने कंट्रोल वगैरह रिगेन कर लिया तो अलकायदा वापस आ गई। अब ये अलकायदा कहां पर छुपी हुई थी? अलकायदा छुपी हुई थी आपके जलालाबाद के करीब, जलालाबाद के पहाड़ों के अंदर जो टीटीपी थी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इनके साथ हक्कानी नेटवर्क के साथ यहाँ पर छुपी हुई थी पहाड़ों के अंदर। लेकिन अमेरिकन ने जानबूझकर इसके ऊपर कार्रवाई वगैरह नहीं की। वजह यह थी कि अमेरिकन इसके ऊपर अगर कार्रवाई कर लेते तो पाकिस्तानी टीटीपी जो टेररिस्ट थे वो सारे के सारे मारे जाते। इसकी वजह से अमेरिकन ने यहाँ पर कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान को बल्कि रगड़ा लगाते रहे टीटीपी वाले, और अमेरिकन ने ब्लाइंड आई टर्न कर दी इन तमाम चीजों के ऊपर। और इसके कुछ दिनों के बाद वहां से अमेरिका ने आईसिस को लेकर यहाँ पर आ गए। इंडिया, अमेरिका, इजराइल ने मिलकर आईसिस यहाँ पर लाए। आईसिस लाने का मकसद यहाँ पर यह था कि तालिबान को थोड़ा सा टुकड़ों में तकसीम किया जा सके, तालिबान की रैंक के अंदर डिवाइड पैदा की जा सके, तालिबान के फाइटर को मोटिवेट किया जा सके कि वो आईसिस की रैंक ज्वाइन करे और तालिबान को थोड़ा सा डिवाइड किया जा सके। लेकिन तालिबान ने भी डंडा चुप के रखा और फिर आईसिस से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और अल्टीमेटली आईसिस को डिफीट कर दिया। यहाँ पर कंधार से लेकर जलालाबाद के दरमियान का जो एरिया है वहां पर ये सारी की सारी आईसिस बैठी हुई थी और यहाँ पर इन्होंने आईसिस के रगड़े तगड़े लगा दिए और यहाँ पर सारी की सारी आईसिस का सफाया कर दिया। और बीच में चलकर जब आईसिस बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई तो ये पहले आईसिस को सीरिया से लेकर यहाँ पर आए थे ताकि तालिबान को तोड़ा जा सके और पाकिस्तान को और ज्यादा अंडरमाइन किया जा सके। लेकिन जब कंधार के तालिबानों ने इनसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया तो हक्कानी नेटवर्क ने भी इनके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया। अल्टीमेटली इनको पुश करके बीच में कॉर्नर कर दिया। फिर मसला यह हुआ कि अमेरिकन ने भी देखा कि यार ये आईसिस वाले बड़ा खतरनाक काम कर रहे हैं और हमारे भी दुश्मन बनते जा रहे हैं। सो अमेरिकन के जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने ओवर द नाइट पॉलिसी चेंज कर दी कि आईसिस को अब हमने एलिमिनेट करना है। और इसी दरमियान आईएसआई, अफगान तालिबान और अमेरिका ने मिलकर इनके खिलाफ कार्रवाई की आईसिस के ऊपर। और आपने देखा होगा कि एक मदर ऑफ ऑल बम भी ड्रॉप किया गया था आईसिस के ऊपर और यहाँ पर आईसिस के ठिकानों के ऊपर तबाह किया गया था, जिसमें तकरीबन 16 के करीब इंडियन एजेंट्स थे वो मारे गए थे। राह के एजेंट्स थे वो सारे के सारे मारे गए थे इस बम के अंदर। इंडियंस काफी ज्यादा डिफेंस पर्सनल इस अटैक के अंदर मारे गए थे और अमेरिकन ने ये अटैक किया था। बड़ा
बड़ा सीक्रेटली अटैक किया था। इसकी जो प्लानिंग वगैरह की थी वो आईएसआई ने की थी, आपके कंधार तालिबान ने की थी और अमेरिका की सीआईए वगैरह ने मिलकर की थी और इंडियंस को इसका पता नहीं था। और आईएसआई के ऊपर ये जो बम गिरा जिसके बाद आईएसआई का नेटवर्क पूरी तरह से तबाह वगैरह हो गया। फिर आईएसआई बहुत ही छोटे छोटे ग्रुपों में, स्प्लिंटर्स में डिवाइड हो गई और अलग अलग जगहों पर छुपने लगी। अब ये वो मामला था जब तक अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और अशरफ गनी की गवर्नमेंट को भी नहीं बताया गया था कि हम आईएसआई के ऊपर हमला वगैरह करने वाले। अशरफ गनी वगैरह इंडिया को बता देता कि यहाँ पर हमला वगैरह होने वाला है। सो इस तरह के मामला आपके चल रहे थे। फिर अफगान तालिबान ने पूरा का पूरा काबुल टेक ओवर कर लिया, समहाउ अपनी गवर्नमेंट वगैरह बना दी और थोड़ी सी डिफरेंट गवर्नमेंट थी। मतलब इस वक्त ये पूरी तरह से यूनाइटेड भी नहीं थे, डिवाइडेड भी नहीं थे, बीच में थे। सो इस तरह से इन्होंने गवर्नमेंट वगैरह बना ली। इनके तल्ख एक्सपीरियंस थे माजी के अगर हम आपस में लड़ पड़े फिर से दुश्मन हमारा फायदा वगैरह लेना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन्होंने थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन की कि मिनिस्टर इसका बनेगा, फॉरेन मिनिस्टर उसका बनेगा, इस तरह से ये मामला वगैरह चले। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा झगड़ा था ना वो सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला ब्रदर के दरमियान था। मुल्ला ब्रदर ये कहता था कि हमने डिप्लोमेसी के थ्रू ये जंग हासिल की है, मतलब हमने अगर सफारतकारी नहीं की होती कतर के अंदर बैठकर अमेरिकन के साथ तो यहाँ से अमेरिकन कभी भी विड्रॉ नहीं करते। सिराजुद्दीन हक्कानी वाले ये कहते थे कि हमारे जो लोकल फाइटर्स थे जिनकी वजह से ये सारी की सारी जंग चली है और इन्होंने यहाँ पर रगड़ा लगा के रखा हुआ था अमेरिकन को, अगर ये लोकल फाइटर रेजिस्टेंस ना देते तो ये अमेरिकन कभी भी नेगोशिएशन टेबल के ऊपर नहीं आते। सो ये कंधार तालिबान और सिराजुद्दीन हक्कानी के दरमियान इस तरह के मामला वगैरह चल रहे थे। ये था एक ओवरऑल पिक्चर। अब इसके बाद जब इन्होंने कंधार वगैरह ले लिया तब इमरान खान ने इनके साथ थोड़े बहुत मामला ठीक करने की कोशिश की और ये इमरान खान से सेटिस्फाई भी थे और ये सोच रहे थे कि ये अपना ही बंदा है, ये मतलब हमें ज्यादा रगड़ा वगैरह नहीं लगाएगा। और इमरान खान की ये जो स्टेटमेंट थी कि एब्सोल्युटली नॉट, हमें अपने रीजनल ताल्लुकात ठीक करने। इमरान खान के अलग प्लान थे अफगानिस्तान के हवाले से। इमरान खान के प्लान क्या थे? इमरान खान उज़्बेक सरदार के साथ मिलकर यहाँ से ट्रेड रूट वगैरह बनाना चाहता था, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड रूट वगैरह बनाना चाहता था। इसी के दौरान आपका ये जो डीजीआईएस है ये सारी की सारी विजिट कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर। डीजीआईएस भी खुश करना चाहता था इमरान खान को कि मैं बड़ी अचीवमेंट वगैरह दे रहा हूँ, जनरल फेज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से ये सारी की सारी एक्टिविटीज थी इमरान खान की और इमरान खान के तालिबान के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट थे और इमरान खान ने एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब यहाँ पर हमें इन्हें स्टेबलाइज वगैरह करना है और इस पॉलिसी को लेकर चलना है। इसी दौरान अमेरिकन ने कहा कि हमें बेसिस वगैरह चाहिए पाकिस्तान के अंदर, तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया और कहा कि कोई बेसिस वगैरह नहीं मिलेंगे। इमरान खान को अच्छी तरीके से पता था अगर अमेरिकन ने यहाँ पर बेसिस वगैरह बना लिए तो ये हो जाएगा कि अमेरिकन यहाँ पर अड्डे डालकर बैठ जाएंगे और अफगान तालिबान के ऊपर बॉम्बिंग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से अफगान तालिबान हमसे नाराज हो जाएंगे और वो हमसे लड़ना शुरू कर देंगे और ये बॉर्डर के ऊपर लड़ाई झगड़े वगैरह फिर से शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंडिपेंडेंट अफगान पॉलिसी पाकिस्तान के पास नहीं रहेगी। ये था बुनियादी मकसद इमरान खान का कि इनको बेसिस वगैरह नहीं देने ताकि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करें और फिर ये जो हमारे ट्रेड लिंक्स है सेंट्रल एशिया के साथ ये कायम किए जाए। चाइना को भी थोड़ा बहुत एंगेज किया जाएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग इस वक्त तक अगर इमरान खान होता तो ये अफगान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी होते और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज भी कर लिया होता वन वे और दी अदर और उनको मैनेज भी कर दिया होता और उनके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट पावर यूज करके उनको ये जो औरतों के मामला वगैरह हैं वो भी ठीक करवा लिए होते। आपके मामला ओवर द नाइट ठीक नहीं होते किसी मुल्क के साथ, आपको 5-10 साल मेहनत करनी पड़ती है, उनको भी समझना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, इस तरह से आप मामला वगैरह लेकर चलते। ये इमरान खान की एक्चुअल पॉलिसी थी। फिर क्या हुआ? ऑपरेशन रिजीम चेंज हो गया। ऑपरेशन रिजीम चेंज तक ठीक है बात, लेकिन मसला ये हुआ कि जो आपके जनरल बाजवा है उसके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा अच्छे थे और पीपल्स पार्टी जनरल बाजवा अमेरिका के पिट्ठू थे। सो इन लोगों ने सोचा कि अमेरिकन को यहाँ पर बेसिस वगैरह दे देते हैं और अमेरिकन से कुछ पैसे वगैरह भी ले लेते हैं और जिसकी वजह से अमेरिकन हमसे खुश भी हो जाएंगे कि बेसिस वगैरह मिल गए। आगे चलकर ये जो आइडियाज वगैरह थ्रो किए गए तो इसकी ये कैलकुलेशन नहीं की गई कि अफगान तालिबान इसको कैसे देखेंगे और इन्होंने उल्टा काम ये कर दिया कि इन्होंने जाकर ड्रोन स्ट्राइक करवा दी एमन अल जवारी अलकायदा की लीडरशिप के ऊपर। उसके बाद इन्होंने बड़ी चेस्ट थम्पिंग की कि हाँ हमने एमन अल जवारी को मरवाया है, ड्रोन स्ट्राइक हमने करवाई है, हमारा एयर स्पेस यूज हुआ है। ये सारा का सारा तमाशा हमारी फौज ने वगैरह ने किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि अफगान तालिबान को चढ़ा गुस्सा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तमाशा बना के बैठे हुए हैं। हम सोच रहे थे कि हम मामला को रीसेट करेंगे। हालांकि अफगान तालिबान का पुराना गुस्सा भी है पाकिस्तान के ऊपर कि इस जंग के दौरान पाकिस्तान ने इनको डिच किया था। वैसे पाकिस्तान इनके साथ मिलकर काम करता था, पाकिस्तान के एजेंट्स अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, अफगान तालिबान का मदद लेते थे और अफगान तालिबान से मदद लेते थे आपके कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर के ऊपर ये जहाद करना है, कुछ बंदे दे दो, इंडिया लड़ेगा तो कुछ बंदे दोगे। इस तरह की पाकिस्तान आर्मी वगैरह सारी की सारी मदद लेती थी अफगान तालिबान से और इंडिया के प्लेन हाईजेक होते तो वो भी काबुल में लैंड होते थे। सो ये सारा का सारा मजा लेता था पाकिस्तान और जिसकी वजह से इंडिया को काफी तकलीफ होती थी कि यार ये अफगानिस्तान हमारे गले की हड्डी बन गया है, हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। लेकिन जब ये अमेरिका ने यहाँ पर जंग वगैरह की तो पाकिस्तान ने 180 डिग्री पॉलिसी चेंज कर दी। अलकायदा की लीडरशिप तो पकड़ी ही पकड़ी, चलो वो अलकायदा की लीडरशिप थी, अमेरिका को चाहिए थी। इन्होंने अफगान तालिबान के ऊपर भी ऑपरेशन वगैरह लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से अफगान तालिबान बहुत ज्यादा मायूस हुए थे और यही वो वजह थी जिसकी वजह से मुल्ला उमर कभी भी पाकिस्तान वगैरह नहीं आए थे। सो ये इस तरह की स्टोरी वगैरह चल रही थी। अब इसके ऊपर इन्होंने एमन अल जवारी को मार दिया और वो भी अमेरिकन के कहने के ऊपर मार दिया और अमेरिका से पैसे लेकर मार दिया और जनरल बाजवा ने इसके पैसे लिए एमन अल जवारी को मारने के और जनरल बाजवा ने अपने पपेट लोगों
के साथ मतलब क्रेडिट व्रेडिट लिया और कहा कि देखिए हम इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इसका जो मैसेज गया अफगान लीडरशिप के ऊपर वो अच्छा नहीं गया। अफगान लीडरशिप ने फिर से बयान दाग दिया कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया के यहाँ पर अपने लोग भेजेंगे कि उनको ट्रेनिंग वगैरह दे। इस एमन अल जवारी के किस्से के बाद ये स्टेटमेंट आई थी मुल्ला उमर के बेटे के यहाँ से, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इस वक्त अफगानिस्तान का। सो उसने वो सारी की सारी स्टेटमेंट वगैरह दे दी, जिसका डायरेक्ट मैसेज ये था कि अगर आप अमेरिका के साथ अलाय करेंगे तो हम भी इंडिया की गोदी में जा रहे हैं, जो कि अमेरिकन भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया की गोदी में चला जाए। फिर अमेरिका ये पाबंदियां नहीं लगाएगा कि यहाँ पर एक ड्रैकोनियन रिजीम है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। फिर अमेरिका ये सारी की सारी पाबंदियां हटा देगा, फिर इनके एसेट भी अनफ्रीज कर देगा। जिस दिन ये तालिबान इंडिया की गोदी में बैठ गए, अमेरिकन इनके एसेट भी अनफ्रीज कर देगा, अमेरिकन इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी पाबंदियां नहीं लगाएगा। ये जो औरतों के मामला थे इनके अंदर भी इनको आजादी वगैरह दे देगा, इनको सब कुछ दे देगा, वो परवाह नहीं होगी। लेकिन जब अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे, अमेरिका ह्यूमन राइट्स याद दिलाएगा, औरतों के ताल्लुकात याद दिलाएगा, लेकिन इंडिया वाले टाइम के ऊपर कुछ भी याद नहीं रखेगा। ये होती है बायस, ये होती है मुनाफिकत, और ये होती है असल नीयत अमेरिका की बताती है कि वो इंडिया को इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर हेजमोन बनाना चाहता है। सो हम इस तरह के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। उल्टी रही सही जो कसर छोड़ दी वो हमारी आर्मी ने छोड़ दी, एमन अल जवारी को मार के और ड्रोन स्ट्राइक करवा के, जिसकी वजह से अफगान तालिबान हुए नाराज और उसकी वजह से उन्होंने टीटीपी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और टीटीपी ने फोड़ दिए बम पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले अफगान तालिबान बिजी थे आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन करने के हवाले से और टीटीपी को साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, टीटीपी के लोगों को पीछे बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये सारा कुछ किया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान अमेरिका की गोदी में जाकर बैठने लगा पीपल्स पार्टी की वजह से, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की दौर में ही पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी। पीपल्स पार्टी इस जंग के अंदर हमें लेकर गई थी, मुशर्रफ पीपल्स पार्टी और अमेरिका हमें इस जंग के अंदर लेकर गए थे। ये जितने भी 80,000 हमारे बंदे शहीद हुए ये पीपल्स पार्टी के ऊपर हमारा कर्जा है। और बेनजीर के भी जो रगड़े लग गए थे वो भी इसी वजह से लग गए थे। बेनजीर को जो मरवाया गया था जनरल हमीद गुल की तरफ से, ब्रिगेडियर एजाज साहब की तरफ से, वो इसलिए मरवाया गया था कि ये पीपल्स पार्टी वाले अमेरिका के साथ डील करके आ रहे थे कि हम पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ लड़वा देंगे और हम पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। और बेनजीर वो बंदी है जिसने लाल मस्जिद के ऑपरेशन को कंटेम वगैरह नहीं किया था, बल्कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की थी कि हाँ आपको मुल्कों के खिलाफ ऑपरेशन वगैरह करना चाहिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक मैसिव स्केल के ऊपर जंग हो गई, 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए। इसी के गुस्से में जाकर बेनजीर को फटका दिया तालिबान ने, और ये वो रियल इंटेंशन था जिसकी वजह से तालिबान ने बेनजीर को फटका लिया। और बाय द वे इसके अंदर पॉलिटिकल विल जो थी वो जनरल मुशर्रफ की भी थी, क्योंकि आर्मी ये समझ रही थी कि बेनजीर बढ़ चढ़कर अमेरिका की मदद करेगी और आर्मी का रोल जो होगा अमेरिका के साथ रिलेशन में वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आर्मी अंडरमाइन हो जाएगी। सो इस तरह के सारे काम वगैरह चल रहे थे। अब भी आप देखेंगे पीपल्स पार्टी ने और आर्मी ने ये अलायंस वगैरह करके अमेरिका के पीछे चल के अब अफगानिस्तान के ऊपर हमले वगैरह किए हैं, जिसका रिपरकशन आ रहा है कि कभी हमारे चमन बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो रही है, कभी हमारे यहाँ पर टीटीपी के बंदे फट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सो ये जो सारी की सारी पॉलिसी है ये पीपल्स पार्टी का फेलियर है, आपकी आर्मी का फेलियर है, क्योंकि इन्होंने अमेरिका को ज्यादा टोकना है। और अमेरिका कितना बड़ा चालाक है, जब यही तालिबान इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं तब कोई ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात नहीं याद आती अमेरिका को, जब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो इनको ह्यूमन राइट्स वगैरह याद आते हैं। सो ये वो चीज है जिसके अंदर आपकी पॉलिसीज वगैरह चल रही है अफगानिस्तान के हवाले से। अगर आप इन्हें दुरुस्त करना चाहते तो बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप इलेक्शन कराए, इमरान खान की गवर्नमेंट आए, और जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी तो एक रीनिगोशिएशन शुरू होगी अफगान तालिबान के साथ, उन्हें भी मतलब है ना लूप में लेने की कोशिश की जाएगी। और याद रखिएगा जब ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा होगा अफगान तालिबान के साथ, तो आप इंटरनेशनल मीडिया को देखिएगा, आप अपनी आपकी डोमेस्टिक मीडिया को देखिएगा, ये देखिएगा कितने बड़े नैरेटिव प्रमोट करते हैं। ये यहाँ पर कहेंगे कि इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, पाकिस्तानी लोगों को मार रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके एसेट्स को एम्प्लॉय करके मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, नैरेटिव बनाया जाएगा कि इमरान खान और तालिबान के दरमियान बातचीत ना हो, ये बताया जाएगा कि ये भी दहशतगर्द है, इमरान खान भी तालिबान खान है, इस तरह की। लेकिन एक्चुअल में जो आपकी पॉलिसी सही तरीके से चल सकती है अफगानिस्तान के हवाले से और जो पाकिस्तान के हक में पॉलिसी है वो ये है कि हम अफगान तालिबान को री एंगेज करें, इनके साथ बातचीत करें, जिसकी वजह से आपके ये जो सेंट्रल एशियन नेटवर्क है वो सारे के सारे खुलेंगे। और ये वो पॉलिसी है जो इंडिया को सूट नहीं करती, अमेरिका को सूट नहीं करती, क्योंकि अगर अफगानिस्तान स्टेबल हो गया, पाकिस्तान स्टेबल हो गया, सेंट्रल एशियन का कॉरिडोर खुल गया, तो रशिया भी ताकतवर हो जाएगा, चीन भी ताकतवर हो जाएगा, पाकिस्तान भी ताकतवर हो जाएगा, और ये जो इंडिया वाला जो हेजमोनी का डिजाइन है वो कम हो जाएगा, उसको यहाँ पर हेजमोनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये होगा कि ये चीन के सामने इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी वगैरह जो अमेरिका की है वो सारी की सारी फेल हो जाएगी। ये वो चीज है जो अमेरिका को डर लगती है। अमेरिका अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, इंडिया अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पर एक सॉवरेन रहे, ना कि इंडियन हेजमोनी का एक पपेट रहे। सो ये जो आपके जो मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाए जाएंगे आने वाले दिनों के अंदर, जब इमरान खान एंगेज करेगा अफगान तालिबान के साथ, आप गौर से देखिएगा ये सारे के सारे गद्दार होंगे, सब के सब गद्दार होंगे। आप देखिएगा ये गद्दार कैसे खुलकर सामने आते हैं आप सबके सामने। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।